हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने किया था बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? टू होल्ड न्यूक्लियन टुगेदर एज ए न्यूक्लियस। तो ये हमने बाइंडिंग एनर्जी कल हमने किया था। और बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी? डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो द टोटल मास ऑफ बाउंड पार्टिकल का था वो लेस था सम ऑफ मासेज ऑफ द सेपरेट पार्टिकल। जो टोटल मास जब हमने बाउंड किए हैं पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, जब हमने बाउंड किया है और उससे जो न्यूक्लियस जो बना है और उस न्यूक्लियस का जो मास रहेगा वो हमेशा कम रहेगा। किससे? द सम ऑफ मासेज ऑफ द सेपरेट पार्टिकल। उस कंडीशन में जब हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन फ्री स्टेट में बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में अगर हम उन दोनों का मास करें तो वो मास हमेशा ज़्यादा आएगा बाउंड पार्टिकल के मास से। हमेशा क्या आएगा स्टूडेंट्स? वो ज़्यादा आएगा। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब हमें मालूम है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। बाइंडिंग एनर्जी टू होल्ड द न्यूक्लियन टुगेदर एज ए न्यूक्लियस। ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियन को होल्ड करे न्यूक्लियस के अंदर, तो उस एनर्जी का नाम ही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस ग्राफ को समझने से पहले हमने स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल हम करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल हम करना चाहते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए हीलियम न्यूक्लियस। तो हमारे पास कौन सा न्यूक्लियस दिया गया है? हीलियम न्यूक्लियस। तो जो हीलियम जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यहाँ पर ये 2 एटॉमिक नंबर है और 4 क्या है? मास नंबर। ये हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस दिया है जो गिवन है। और जो मास है इस हीलियम न्यूक्लियस का, जो मास जो गिवन है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू 4.0026 एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर दी हुई है। तो ये गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि आप हीलियम न्यूक्लियस को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है। तो हमने यहाँ पर हीलियम जो न्यूक्लियस है वो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटेन कर रहा है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कंटेन कर रहा है ये हमने बताना है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटॉमिक नंबर ही क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन आप देख रहे हैं कितने हैं? 2 है। हीलियम न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है। अब हमने स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन भी निकालना है। तो आपको पता है कि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को मैं Z से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। प्रोटॉन को हम Z लिख रहे हैं। तो मास नंबर A है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ से जो न्यूट्रॉन की जो वैल्यू आएगी A माइनस Z आ जाएगी। अब मास नंबर आप देख रहे हैं कितना है? मास नंबर 4 है। ये एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। तो ये 4 है। 4 माइनस Z क्या है? Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो Z कितने हैं? 2 हैं। तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए हैं? 2 आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें पता लग गया है कि जो हीलियम जो न्यूक्लियस है कंटेन 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तो ये हमें पता लग गया कि जो हीलियम जो न्यूक्लियस है वो क्या कंटेन कर रहा है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन
कंटेन कर रहा है। आगे दिया था स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि मास ऑफ ए प्रोटॉन, तो जो मास है प्रोटॉन का वो दिया है 1.0073। ये हमारे पास, अब हमारे पास हीलियम न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, मास ऑफ 2 प्रोटॉन, क्योंकि हमने निकाल दिया है यहाँ पर 2 निकाला है कि जो प्रोटॉन है वो भी 2 है और जो न्यूट्रॉन है वो भी कितने हैं, 2 हैं। तो अब हम मास निकाल सकते हैं, मास ऑफ 2 प्रोटॉन, मास ऑफ 2 प्रोटॉन, तो लिख देंगे आप मास ऑफ 2 प्रोटॉन। कल हमने किया था MPZ, ये निकाला था Z जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हमारे पास रहेंगे प्रोटॉन, तो इसका जो मास है वो हमारे पास दिया है और 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 2 है और जो मास नंबर दिया है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2.0146 एटॉमिक मास यूनिट। वैसे ही स्टूडेंट्स हमने मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन निकालना है, तो मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि न्यूट्रॉन भी 2 है, 2 मल्टीप्लाई और गिवन एंड मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज 1.0087 और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2.0174 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये है जब ये दोनों फ्री स्टेट में हैं, जब फ्री स्टेट में है, सेपरेट हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिल गए तो इसको हम न्यूक्लियन कहेंगे। तो अब आएगा आपके पास जब मास ऑफ ऑल न्यूक्लियन, मास ऑफ ऑल न्यूक्लियन, जब ये दोनों कंबाइन किए, मास ऑफ ऑल न्यूक्लियन, जब ये कंबाइन करेंगे तो जो मास आ रहा है, ठीक है, अब न्यूक्लियन, ऑल न्यूक्लियन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का 2.0146 प्लस 2.0174, तो ये 4.0320 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारे पास आ रहा है न्यूक्लियन का मास, ठीक है, टोटल मास, यहाँ पर टोटल मास, और साथ में हमारे पास जो हीलियम जो न्यूक्लियस है उसका मास भी गिवन है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस 4.0026। तो ये मास ऑफ 2 हीलियम 4 न्यूक्लियस, तो गिवन है 4.0026 मास यूनिट। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4.0026 और यहाँ पर 4.0320, तो यहाँ से अब ये निकलेगा आपका मास डिफेक्ट, कि क्या मास डिफेक्ट आएगा। जो मास डिफेक्ट आएगा वो हमें मालूम है, ठीक है, क्या आएगा मास डिफेक्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियंस, जो न्यूक्लियंस थे जो फ्री स्टेट में जो, ठीक है, मास ऑफ ऑल न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, जो हीलियम मास ऑफ न्यूक्लियस। अगर आपने मास डिफेक्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ये न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मास डिफेक्ट अब आप निकाल देंगे, क्योंकि ये हमारा जो सेपरेट फॉर्म में जब जो फ्री स्टेट में रहेंगे हमारे न्यूक्लियन, उनका मास हमेशा ज़्यादा रहेगा 0.320 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 4.0026। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.0294 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये स्टूडेंट्स ये है वो मास डिफेक्ट जो हमने किया था। और 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से हमने बाइंडिंग एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो यहाँ से हम लिख देंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 एटॉमिक नंबर एंड 4 मास नंबर ऑफ हीलियम न्यूक्लियस।
तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, तो जो मास डिफेक्ट होगा, मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी हमने निकाल दी है। मास डिफेक्ट डेल्टा एम जो 0.0294 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी अब हमारे पास आ जा रही है हीलियम के केस में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी हम किसी न्यूक्लियस की कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ गई है हीलियम न्यूक्लियस की। अगर हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला टॉपिक अगर हमने स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। मास डिफेक्ट क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है कि हमने स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसी न्यूक्लियस की, कि जो हीलियम न्यूक्लियस है वो क्या ज़्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। अगर लिथियम की बात करूँ मैं, बेरिलियम की बात करूँ, ठीक है, वैसे नियोन ले सकते हैं आप, कार्बन ले सकते हैं। तो कोई जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल है, तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में अगर हमने पता करना है तो हमें बाइंडिंग एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हमने पता करना है तो वहाँ पर हमें ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी। क्योंकि जो किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के। समझ में आ रहा है आपको कि जो स्टेबिलिटी होगी किसी न्यूक्लियस की उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कि अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस की कम है तो वो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा, अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हायर है तो वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर। तो मास नंबर यहाँ पर हम मास नंबर को हम कैपिटल ए से हम लिख रहे हैं मास नंबर को, मास नंबर ए से हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट अभी हमने मास डिफेक्ट हीलियम न्यूक्लियस का हमने किया यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ गई थी मास डिफेक्ट, कैसे हमने निकाला, तो ये डेल्टा एम वही है मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमने एटॉमिक मास यूनिट लिया है तो हमें इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें कन्वर्ट करना है और मास नंबर से हमने डिवाइड करना है। तो वो होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये डायग्राम हमने बनाया है। तो जैसे मैं हाइड्रोजन और हीलियम का मैं अगर कंपैरिजन करूँ, अभी हमने हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमने कैलकुलेट की है। तो ये 27.37 आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम। अभी हमने कैलकुलेट किया, जैसे बाइंडिंग एनर्जी हीलियम के केस में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 27.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी आ गई है। तो मैं यहाँ पर मास डिफेक्ट हमने लिया था 931 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया था। तो अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो अब हमने इसके मास नंबर से इसको डिवाइड करना है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 है, 4 क्या है मास नंबर है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर से हमने इसको डिवाइड करना है, किससे करना है, मास नंबर से हमने डिवाइड करना है। और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो आ रही है वो 6.8 समथिंग आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.8 समथिंग आएगी जब आप इसको
6.805 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगी। अगर मैं इसके साथ में कंपैरिजन करती हूँ लिथियम, अगर मैं लिथियम लेती हूँ, ठीक है, तो लिथियम में एटॉमिक नंबर 3, लिथियम 7, ये हमारे पास लिथियम न्यूक्लियस रहता है। तो उसी तरह इसका भी हमने बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट ऐसे करके निकालेंगे। तो ये आपके पास जब वैल्यूज दी होंगी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो उसी की तरह आपके पास मास दिया होगा, किसका, हीलियम न्यूक्लियस का मास दिया होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद जो लिथियम के केस में जो बाइंडिंग जो एनर्जी की जो वैल्यू आती थी वो 39.22 समथिंग ऐसे आती है। और जब हमने इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने निकालना है, तो पर न्यूक्लियन इसका जो मास नंबर है वो 7 है। 7 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 5.603 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यूज मैंने निकाल के रखी हैं। तो ये देखो, तो जो हीलियम के केस में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 6.8 समथिंग आ रही है, और जो लिथियम है, लिथियम के केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.603 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ रही है। तो अगर मैं इन दोनों न्यूक्लियस का कंपैरिजन करूं आपस में, तो हीलियम जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब हम मास नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुई तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हीलियम ज़्यादा स्टेबल होगा लिथियम से, हीलियम ज़्यादा स्टेबल होगा हाइड्रोजन से, क्योंकि पहले हाइड्रोजन आएगा, फिर हीलियम आएगा, लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम आएगा। तो जैसे हीलियम का मैं बात कर रही हूँ, तो हीलियम यहाँ पर ये पीक पॉइंट ऐसे जा रहा है ऊपर को। तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज़्यादा है। उसकी वजह से जो हीलियम जो न्यूक्लियस है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन और एज कंपेयर टू लिथियम ज़्यादा स्टेबल है। जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह के ये आपकी बुक में पीक पॉइंट्स बताए होंगे। वैसे आगे बेरिलियम लिया है, बेरिलियम की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है, बेरिलियम एज कंपेयर टू इसे बोरोन से, ठीक है। बोरोन आप ले सकते हैं। तो वैसे ही आगे कार्बन की ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिर ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो जो इनके नेबरिंग जो न्यूक्लियाई है उनसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, उनसे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। जैसे जो हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई रहेंगे हमारे पास जिनका मास नंबर 20 से कम रहेगा, जिनका मास नंबर 20 से कम रहेगा, ठीक है, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी ज़्यादा रहेगी उनके नेबरिंग न्यूक्लियाई से। तो जैसे मैंने हीलियम का एग्जांपल दिया कि हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी अपने जो नेबरिंग जो न्यूक्लियाई है हाइड्रोजन और लिथियम, इससे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इन दोनों के कंपैरिजन में हीलियम ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है। वैसे आप आगे बेरिलियम ले लो, बेरिलियम बोरोन के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। कार्बन ले लो, कार्बन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। वैसे आप नियोन ले लो, नियोन की भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है क्या, क्योंकि अगर किसी न्यूक्लियस की अगर हमने स्टेबिलिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। तो और साथ में जब हम मास नंबर A इज़ ग्रेटर देन 40 की हम बात करते हैं, जब A इज़ ग्रेटर देन 40 अगर मास नंबर जाएगा तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8.8 तक चली जाएगी। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन यहाँ तक चली जाएगी। और ये जो वैल्यू है आयरन की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। आयरन का जो आयरन जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है। आयरन इज ए स्टेबल एलिमेंट। तो यहाँ पर हम पीक पॉइंट देख रहे हैं क्योंकि जो आयरन है उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये हम बता सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज भी होगी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है।
तो धीरे धीरे, और ये यूरेनियम के लिए हम बता रहे हैं, यूरेनियम 238, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 7.5 तक क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। तो ये हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि मास डिफेक्ट हम कैसे निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, मास नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा क्या रहेगा, स्टेबल होगा न्यूक्लियाई। ठीक है। अगर कोई लाइट और हैवी जो न्यूक्लियाई है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, लो रहेगी, और उसकी वजह से वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अगर कोई ज़्यादा ही लाइट न्यूक्लियाई है या फिर कोई ज़्यादा ही हैवी न्यूक्लियाई है तो उस केस में भी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू आएगी वो लो, मतलब कम आएगी, और वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। और जो इंटरमीडिएट जो न्यूक्लियाई होंगे उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेंगे, वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। और ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिनके मास नंबर क्या हैं, जैसे 4, 8, 12, 16 और 20 है, तो इस तरह के जो मास नंबर रहेंगे, मास नंबर 4, 8, 12, 16, 20, ये जो मास नंबर रहेंगे इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेंगे एज कंपेयर टू जो इनके नेबरिंग जो न्यूक्लियाई होंगे। और साथ में अगर कोई दो लाइट न्यूक्लियाई हैं, लाइट वेट न्यूक्लियाई हैं, वो अगर कंबाइन करते हैं और साथ में एक हैवी न्यूक्लियस अगर बना रहे हैं तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी भी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उस केस में एक तरह की एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, और इसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन हम कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये अभी हम आगे हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ आयरन, आयरन की क्या है, हाईएस्ट है, मैंने आपको बता दिया 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है, ठीक है, कि क्या हो रहा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको मास डिफेक्ट आपको मालूम है, बाइंडिंग एनर्जी आपको मालूम है, तो आप बिल्कुल इजी वे में इसको आप समझ सकते हैं, और फिर आप इसको एक ग्राफ, कोई पीक पॉइंट्स आपने बताने हैं। ठीक है, और होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।